नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास चल ही रहा था, आप सबको पता है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है उसके अंदर ये जो क्लास संख्या है मित्रों, ये होगी अपनी 26 नंबर की। कौन से नंबर की क्लास संख्या है? 26 नंबर की। और आप सबको पता है कि क्लास जो चल रही है वो आदि काल में चल रही है। और आदि काल में भी हम लोग जो है सिद्ध साहित्य को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? सिद्ध साहित्य को पढ़ रहे हैं साथियों, ठीक है। और सिद्ध साहित्य में हमने बहुत कुछ देख लिया है। और आज हम लोग देखो हमने लास्ट में जो देखा था, सिद्ध साहित्य पे जितने भी विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले शोध किया, जिन्होंने सबसे पहले सिद्धों के कार्य को देखा, उनको जाना, तो वो हमने वहां तक पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। तो आज हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं और 26 नंबर की क्लास है ये, इसका ध्यान रखना भाई, ठीक है। आज देखेंगे सिद्धों के बारे में आलोचकों के मत। लिखे यहाँ पर, सिद्धों के बारे में आलोचकों के मत। आज का टॉपिक है सिद्धों के बारे में आलोचकों का मत। सिद्धों के बारे में जो आलोचकों के मत रहे हैं वो क्या क्या रहे हैं साथियों, तो ये आज का देखो। बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग बातें कही है सिद्धों के लिए, और यहां से एक ने एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है मित्रों। तो इसलिए, क्योंकि कहते हैं ना, अरे यार वो कथन आया था, अरे यार वो उसका कथन था, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। तो ये बहुत सारी जगह से कथन जो है पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनका जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए लिखे, आज नंबर 1 यहाँ पर जो कथन है उसको लिखते हैं। लिखो यहाँ पर पहले नंबर पर जो कथन है, और पहले नंबर का जो कथन है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के और डॉक्टर नगेंद्र के और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के, इनके ऐसे कथन हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछ लिए जाते हैं, इसका ध्यान रखना। लिखो, बौद्ध धर्म विकृत होकर के, बौद्ध धर्म विकृत होकर के, बौद्ध धर्म विकृत होकर के वज्रयान संप्रदाय के रूप में, वज्रयान संप्रदाय के रूप में, वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में, देश के पूर्वी, देश के पूर्वी, पूर्वी लिख लो, देश के पूर्वी भागों में, देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा है, भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था, बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच, इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच, इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी सीमा पर तक पहुंचा। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार, मैंने आपको बताया था ना, उल्टा आचरण। वामाचार का मतलब होता है उल्टा आचरण। वामाचार अपनी सीमा, वामाचार अपनी चरम सीमा तक पहुंचा। वामाचार अपनी चरम सीमा तक पहुंचा। यह बिहार से लेकर आसाम तक फैले, ये बिहार से लेकर आसाम तक, यह बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे, और सिद्ध कहलाते थे। और ये किसने लिखा? ये लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसका कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। लिख लो यहां पर, ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। देखो इस तरह से कथन पूछ ले जाते हैं। वो दे देगा बौद्ध धर्म विकृत होकर के, बौद्ध धर्म में थोड़ा सा बंटवारा हुआ, थोड़ा अलग हुआ, तो बौद्ध धर्म विकृत होकर के वज्रयान संप्रदाय के रूप में
देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों तक चल रहा था। यानी कि ये जो बौद्ध धर्म है वो थोड़ा सा चेंज होकर के, विकृत होकर के वज्रयान संप्रदाय के रूप में पूर्वी भागों में बहुत सालों से चल रहा था, बहुत बहुत दिनों तक चला। और इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच में, जो बौद्ध धर्म को अपनाने वाले थे, बौद्ध संप्रदाय के जो लोग थे, उन बौद्ध तांत्रिकों के बीच में वामाचार अपनी सीमा पर, अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। वामाचार मतलब उल्टा आचरण, अपनी चरम सीमा तक पहुंचा और ये बिहार से लेकर के आसाम तक क्या हो गए, फैल गए थे। और ये जो फिर उसके बाद में ये क्या कहलाए, सिद्ध कहलाए। ऐसा कहने वाले कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं साथियों। तो ये पहला कथन है, ठीक है। इसके बाद में अगला कथन आता है, वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही रहेगा। चलिए लिखते हैं यहां पर दूसरा कथन। दूसरा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव, जनता पर इन सिद्ध योगियों, जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव, जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं सदी से, विक्रम की 10वीं सदी से ही पाया जाता है, से ही पाया जाता है। यह भी किसने कहा, यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है। यह भी आचार्य शुक्ल के द्वारा ही कहा गया है। तो ये दूसरा, जनता पर इन सिद्ध योगियों का जो प्रभाव है वो विक्रम संवत की 10वीं सदी से ही पाया जाता है, ऐसा कहने वाले भी कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही रहे हैं। साथियों मेन बात होती है हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक जगह पर सारे मैटर को समेट करके आप लोगों तक पहुंचाना, ये सबसे मेन बात होती है, और कुछ भी मेन नहीं होता। क्योंकि देखो पढ़ना, याद करना, ये तो खुद को ही पड़ता है। आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, बस कौन सबसे ज्यादा मैटर दे रहा है, ये सबसे ज्यादा मैटर बात रखती है। ठीक है साथियों, और मैं आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, बस विश्वास कीजिए मेरा और आप पढ़ते जाइए बस। और ज्यादा मेरे को दिमाग नहीं लगाना है ना, किसी की बातों में नहीं आना है। कौन क्या कह रहा है कहने दो, मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। देखो अगला कथन है, और अगला कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, पर थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा लंबा है, ध्यान रख लेना है ना। लिखो, उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान और योग साधना, तांत्रिक विधान और योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना, ठीक है, के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। यहां तक लिखो, जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका संबंध नहीं है, और दशाओं से उनका संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, अतः वह शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो साथियों शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं, और ये कथन किसका है, ये कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। ये कथन भी आचार्य रामचंद्र
शुक्ल का ही कथन है साथियों, थोड़ा सा बड़ा है। इसमें थोड़ी सी चीजें आप ध्यान रख लेना, तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, इस तरह से कुछ बातें पकड़ लेना और ध्यान रख लेना कहाँ सिद्धों के बारे में कहा गया है और किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही जो है तीसरा कथन हो गया सिद्धों के लिए। ठीक है, तो देखो इनमें समझने की कोई बात नहीं, बस ध्यान रखने की बातें होती है, आपको लिखना है और बार बार रिवाइज करना है, सारी चीजें याद हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए अगला कथन देखते हैं। और अगला कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है साथियों, लिखना है इसको, है ना, लिखिए। अगला कथन जो है वो है चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर लिखो, जो जनता तत्कालीन, जो जनता तत्कालीन, जो जनता तत्कालीन, तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, नरेशों, नरेशों की स्वेच्छाचारिता, 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 पराजय या पतन से त्रस्त, पराजय या पतन से त्रस्त होकर, होकर निराशावाद, निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी में संजीवनी, इन सिद्धों की वाणी में संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी का कार्य, इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया, इन कार्य किया। ये किसका कथन है साथियों, तो ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये कथन किसने दिया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्धों के लिए कहा, जो जनता तत्कालीन यानी कि उसी समय नरेशों की स्वेच्छाचारिता, मैंने नरेश जो उस समय के जो राजा थे उनकी जो इच्छाएं थी पराजय या पतन से त्रस्त होकर के, यानी कि पराजय पतन से त्रस्त होकर के निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी जो जनता, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने क्या किया था, संजीवनी बूटी का कार्य किया था। ऐसा कहने वाले सिद्धों के लिए कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है साथियों। तो ये सिद्धों के लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, लिख लेना, चौथे नंबर का कथन हो जाएगा ये। पांचवें नंबर का कथन लिखो, पांचवें नंबर का जो कथन है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है, लिखो, सिद्ध साहित्य का महत्व, पांचवें नंबर का कथन लिखो, सिद्ध साहित्य का महत्व, सिद्ध साहित्य का, सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है, महत्व इस बात में बहुत अधिक है, सिद्ध साहित्य का जो महत्व है इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य, कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रमाणिक ढंग से प्राप्त होती है, हमारे साहित्य की आदि रूप की सामग्री प्रमाणिक ढंग से, प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है, प्राप्त होती हैं। और ये कहने वाले कौन थे, ये कहने वाले थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसने कहा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा कि सिद्ध साहित्य का जो महत्व है वो इस बात में बहुत अधिक है, उससे हमारे साहित्य की जो आदि रूप की सामग्री है, जो स्टार्टिंग की जो चीजें हैं वो प्रमाणिक ढंग से क्या हो जाती है, हमें प्राप्त हो जाती है, इसलिए सिद्ध साहित्य का महत्व बढ़ जाता है। ऐसा कथन, ऐसा बोलने वाले जो हैं कौन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा रहे हैं साथियों। ठीक है, अगला कथन जो है छठे नंबर पर वो लिखिए, ये भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ही है, लिखो, सिद्धों, ढंग से लिख लो इसको, सिद्धों की कविता जनता की भाषा से संबंध रखती थी, सिद्धों की कविता जनता की भाषा से संबंध रखती थी, जनता की भाषा से क्या रखती थी, संबंध रखती थी। अतएव साहित्य के क्षेत्र में वह
अब उपेक्षा, अतएव साहित्य के क्षेत्र में, अतएव वह साहित्य के क्षेत्र में उपेक्षा, साहित्य के क्षेत्र में उपेक्षा की दृष्टि से देखी गई है। अतएव साहित्य के क्षेत्र में उपेक्षा की दृष्टि से देखी गई है। और ये किसने कहा? ये भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ही कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ही ये बात कही है साथियों। तो ये कथन भी किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। ये कि सिद्धों की कविता जो है जनता की भाषा से संबंध रखती थी। सिद्धों ने जो भी कविताएं लिखी होगी, जो भी पोएम लिखी होगी, जो भी बातें उन्होंने लिखी होगी, वो जनता की भाषा से थोड़ी सी मिली जुली रही, उससे संबंध उसका रहा, और अतएव वह साहित्य के क्षेत्र में उपेक्षा की दृष्टि से देखी गई। तो ऐसा कहने वाले भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा है सिद्ध साहित्य के लिए। ठीक है। और अब यहाँ पर आता है 7वें नंबर का कथन, और 7वें नंबर का जो कथन है वो भी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी का रहा है। लिख लीजिए आप, यहाँ इसको भी लिख लेना चाहिए, एक ही बच रहा है। सिद्धों की कुछ रचनाएं अपभ्रंश में हैं। सिद्धों की कुछ रचनाएं अपभ्रंश में हैं। सिद्धों की कुछ रचनाएं अपभ्रंश में हैं। कुछ रचनाएं अपभ्रंश में हैं। वह भाषा अर्धमागधी, वह भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश के निकट ही है, के निकट ही है, के निकट ही है। इसे संध्या भाषा भी कहा जाता है। इसे संध्या भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? संध्या, संध्या भाषा भी कहा जाता है। इसे संध्या भाषा भी कहा जाता है साथियों। इस बात का जो अर्धमागधी अपभ्रंश के निकट ही है, ऐसी भाषा, इसको हम लोग संध्या भाषा भी कहते हैं, संध्या भाषा भी कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लेना आप लोग। और आगे फिर वो लिखते हैं, क्योंकि यह भाषा अपभ्रंश के संध्या काल में प्रचलित थी, क्योंकि यह भाषा अपभ्रंश के संध्या काल में प्रचलित थी। ऐसा कहने वाले कौन हैं? डॉक्टर शिव कुमार वर्मा, डॉक्टर शर्मा, शिव कुमार शर्मा। ऐसा कहने वाले कौन हैं? डॉक्टर शिव कुमार शर्मा थे साथियों। और लास्ट में लिख लीजिए आप यहाँ पर इनकी जो रचना है उसको भी लिख लो, रचना। इनकी जो रचना है जहां से इन्होंने ये लिया है, हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां, 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 हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियों से लिया है। ये रचना है। पृष्ठ संख्या भी लिख लो इसकी अगर लिखना चाहो तो, पृष्ठ संख्या 58। ये लो, लिख दिया मैंने। तो ये कुछ कथन थे जो सिद्ध साहित्य के लिए या सिद्धों के लिए कुछ विद्वानों ने जो भी मत, जो आलोचक रहे हैं, जिन्होंने उनके लिए जो भी मत दिए हैं, कुछ कथन उन्होंने कहे हैं, वो सारे के सारे कथन मैंने आपको लिखवा दिए हैं। इसके अलावा कोई भी कथन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने लिखा है बस यही इंपॉर्टेंट है साथ। इसके अलावा आप कुछ भी याद मत कीजिएगा, ये मैंने कह दिया आपसे। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो भी कथन है अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, है ना, एक नंबर से ही जो भी मत रहे हैं। सिद्धों के बारे में आलोचकों का मत हमने पढ़ा। तो सबसे पहला जो कथन था वो था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बौद्ध धर्म विकृत होकर के वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों तक चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपने चरम सीमा पर पहुंचा और ये बिहार से लेकर के आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाए थे। ऐसा कहने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है साथियों। फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पर आते हैं, दूसरा कथन आता है, जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव
जो विक्रम संवत की जो शताब्दी थी 10वीं सदी है उसमें पाया जाता है, ऐसा कहने वाले भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही थे। फिर अगला कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने थोड़ा-सा अलग लिखा, उनकी रचनाएँ तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों, नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि के सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका संबंध नहीं था, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। ऐसा कहने वाले भी कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहे हैं। इसके बाद में अगला कथन भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का रहा, जो जनता के तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर के निराशावाद के गर्त में घिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी में संजीवनी बूटी का कार्य किया और ऐसा कहने वाले सिद्धों के लिए उनके आलोचक जो है मत दिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसके बाद में अगला जो मत आता है, सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रमाणिक ढंग से प्राप्त होती है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ये कहा। इसके बाद में है सिद्धों की कविता जनता की भाषा से संबंध रखती थी, अतः वह साहित्य के क्षेत्र में उपेक्षा की दृष्टि से देखी गई, ऐसा कहने वाले डॉक्टर रामकुमार वर्मा रहे हैं साथियों। फिर आगे बात करते हैं, सिद्धों की कुछ रचनाएं अपभ्रंश में हैं, वह भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश के निकट ही है। इसे संध्या भाषा भी कहा जाता है क्योंकि ये भाषा अपभ्रंश के संध्या काल में भी प्रचलित थी, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने कही और ये हिंदी साहित्य युग प्रवर्तियां इनकी पुस्तक है, पृष्ठ संख्या 58 से ये लिया गया कथन है या मत है साथियों। तो ये सिद्धों के लिए जितने भी विद्वान आलोचक रहे हैं उन्होंने क्या क्या मत दिए, अपने अपने मत दिए हैं, तो ये सारे के सारे आज हमने देखे हैं। तो अगली क्लास में हम देखेंगे साथियों यहाँ से प्रमुख सिद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं। जो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रमुख सिद्ध कवि और उनकी रचनाओं के बारे में समझने वाले हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और अगली क्लास में अच्छे से फिर और दौरान करते हैं और पढ़ते हैं साथियों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपका सपोर्ट इसी तरह बना रहे, पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा, ऑटोमेटिक चीजें समझ में आ जाती है। थैंक यू। जय हिंद।